नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम 12 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सन 2024 तक। भारत का पहला तैरता कोयला गैसीकरण उर्वरक संयंत्र 2024 तक तैयार हो जाएगा। यह कहाँ पर बनाया जा रहा है? तालचर में। तालचर कहाँ? उड़ीसा में। तालचर भारत के उड़ीसा राज्य के अनुगुल जिले में स्थित एक नगर है। यह ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। अब ये चित्र देखिए आप, ये क्या है? कोयला गैसीकरण। बात करते हैं कोयला गैसीकरण की। तो कोयला गैसीकरण जो है वो कोयले को संश्लेषण गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। संश्लेषण गैस का दूसरा नाम क्या है? सिनगैस। तो कोयला गैसीकरण जो है वो कोयले को संश्लेषण गैस अर्थात सिनगैस इसमें परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस सिनगैस में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। सिनगैस का उपयोग बिजली के उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद के निर्माण सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया अत्यधिक संभावनाओं से युक्त है क्योंकि कोयला दुनिया भर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। इसके अतिरिक्त इसमें निम्न श्रेणी के कोयले का भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये संयंत्र उड़ीसा में लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी। वर्तमान राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतलन प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है जोशीमठ को। 8 जनवरी 2022 को उत्तराखंड में जोशीमठ भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस समय भूस्खलन का सामना कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग लोगों के घरों और सड़कों के बीच 561 इमारतों में दरारें देखी जा रही हैं। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिकेश बद्रीनारायण राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 7 इस पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हुबली में। ये आज किया जाएगा। 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री जी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, यानी आज करेंगे। हर साल इस दिवस को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के दिन किया जाता है और इस दिवस के माध्यम से उनके द्वारा किए गए योगदान, आदर्शों और शिक्षाओं को सम्मानित किया जाता है। इस साल 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। ये इस साल की थीम रहेगी। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत में हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्म पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये परीक्षाओं में आते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म उपदेश दिए थे। कब दिए थे? सन 1893 में। तो इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म 12 जनवरी 1862 को हुआ था। मृत्यु कब हुई? 4 जुलाई 1902 को। कहाँ पर? बेलूर में। इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? जन्म स्थान क्या है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किया है? तो उस मिसाइल का नाम है पृथ्वी द्वितीय। डीआरडीओ ने 10 जनवरी को उड़ीसा के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। इसका आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम।
डीआरडीओ दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदया ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उप न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है, जो 12 जनवरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रश्मीन मनहर भाई छाया की सेवानिवृत्ति के साथ प्रभावी होगा। बात कर लेते हैं आसाम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी। विश्व का सबसे बड़ा सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में। आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन आकाशवाणी महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने किया। इस सम्मेलन में देश भर के जाने माने 42 कवि और कवियत्रियों ने 22 भारतीय भाषाओं में अपनी रचनाओं का वाचन किया। ये रचनाएं प्रकृति से लेकर समस्त जीव जंतु, धरती, आकाश और सुख दुख पीड़ा जैसी मानवीय संवेदनाओं पर आधारित थीं, जिन्होंने श्रोताओं को बांधे रखा। अब ये आकाशवाणी रंग भवन सभागार कहाँ पर है? दिल्ली में है। बात कर लेते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह अभी किया नहीं गया है, किया जाएगा। कब किया जाएगा? 16 से 18 फरवरी तक। कहाँ पर? मुंबई में। भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है केरल विश्वविद्यालय। केरल विश्वविद्यालय ने तिरुपति में श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल पद्म तरंग में ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम उपविजेता रहा। एसपीएमबीबी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से तीसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। बात कर लेते हैं केरल की। राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान है। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन कितने प्रवासी भारतीयों को विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया? तो इनकी संख्या है 27। इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। इस आयोजन के अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। ये कहाँ पर आयोजन था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की कितने फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो उसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट है। मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। बात कर लेते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री श्री एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल एल गणेशन। जनवरी 2023 में किस राज्य में छेरछेरा त्योहार मनाया गया? तो यह मनाया गया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर में पारंपरिक सॉरी दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई, ये चेरचेरा उत्सव है। चेरचेरा उत्सव मनाया गया रायपुर, छत्तीसगढ़। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की राजधानी रायपुर के
दूधाधारी मठ में पारंपरिक चिरचिरा उत्सव मनाया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। इसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है राज सुब्रमण्यम। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से विश्व की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडएक्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने किसे एक नए अभियान के तहत नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव को। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सूर्य कुमार यादव को एक नए अभियान के लिए साइन किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की विशेषता वाली अपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो पुरुषों के ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने 22 नवंबर 2022 को सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सूर्य कुमार यादव क्रिकेटर आईसीसी T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं और सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। इनके नाम बहुत से रिकॉर्ड दर्ज होते जा रहे हैं। सरकार ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के पास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पास बनवाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है आमंत्रण पोर्टल। आमंत्रण पोर्टल गणमान्य लोगों को पास जारी करने और आम जनता के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? संवर्धित सुरक्षा के लिए QR कोड आधारित प्रमाणीकरण, ईमेल या एसएमएस यानी डिजिटल माध्यम से पास या टिकट को भेजा जाना। जो टिकट है वो ईमेल या एसएमएस के द्वारा आपको भेजी जाएगी। टिकट को रद्द करने और हस्तांतरण करने की मनाही। मेहमानों से स्वीकृत लेने को लेकर पास के लिए RSVP का विकल्प भी मौजूद रहेगा। भविष्य की घटनाओं के बेहतर प्रबंधन को लेकर समारोह के बाद डेटा विश्लेषण भी किया जा सकेगा। किस फिल्म ने अपने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जीता? तो उस फिल्म का नाम है RRR। मार्च 2022 में नाटकीय रूप से रिलीज हुई RRR ने कथित तौर पर वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। SS राजामौली की RRR ने 2023 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अपने हिट ट्रैक नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत मोशन पिक्चर की ट्रॉफी जीतकर स्वर्ण पदक जीता है। तेलुगु ट्रैक नातू नातू अनुभवी संगीत निर्देशक M केरावनी द्वारा रचित है और काल भैरव और राहुल सिप्ली गुंज द्वारा लिखित है। यह पॉइंट आप याद कर लीजिए। अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है उसकी पूरी डिटेल जो है हमने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया, वहां से नोट कर सकते हैं। ऑस्कर 2023 के लिए कौन सी फिल्म शॉर्ट लिस्ट में जगह बना चुकी है? तो उसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। इसके अलावा भी और फिल्में हैं। तो ऑस्कर के लिए पात्र 301 फीचर फिल्मों की सूची जारी की गई है, जिसमें RRR, गंगूबाई गाठियावाड़ी, द कश्मीर फाइल्स शामिल है और कांतारा जैसी भारतीय फिल्में भी शामिल हैं। पहली बार है जब भारत ने 4 श्रेणियों में ऑस्कर की शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है। भारत ने किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है यूके के साथ। भारत और यूके की सरकारों ने 9 जनवरी को यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करके प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, जो 18 से 30 वर्ष के बीच के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस योजना की घोषणा नवंबर में बाली में
G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी? बात कर लेते हैं यूके की। तो यूके के अंतर्गत जो है वो 4 देश आते हैं। इंग्लैंड, इसकी राजधानी है लंदन, और स्कॉटलैंड की राजधानी है। 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इनकी राजधानी जो है इंग्लैंड की है लंदन, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी कार्डिफ, उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट। और यूके की राजधानी कहाँ बनाई गई है? लंदन में बनाई गई है। लंदन कहाँ? इंग्लैंड में है। यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। तो ये रहा मैप, आप इसमें देख सकते हैं। ये लाल वाला इंग्लैंड है, पीला वाला ये वेल्स है, हरे रंग का उत्तरी आयरलैंड है और नीले रंग का स्कॉटलैंड है। ठीक है, इन सबको मिला करके क्या बनता है? यूनाइटेड किंगडम। इसे अमेरिकी राज्य टेक्सास में फोर्ट बेंड टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है स्वपन धैर्यवान। अमेरिका में भारतीय मूल के स्वपन धैर्यवान को ग्रैंड पार्कवे टोलवे के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया है। ग्रैंड पार्कवे टोल रोड अथॉरिटी के निदेशक मंडल में वित्तीय विशेषज्ञता के आधार पर 57 साल के स्वपन धैर्यवान हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। स्वपन धैर्यवान एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान स्वपन धैर्यवान को ह्यूस्टन के इंडिया कल्चर सेंटर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वपन धैर्यवान वर्ष 1999 में भारत से अमेरिका आए थे। बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये खिलाड़ी हैं फ्रांस के ह्यूगो लोरिस। फ्रांस के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। हुगो लोरिस 2018 के विश्व कप विजेता कप्तान थे। हुगो लोरिस ने वर्ष 2022 के वर्ल्ड कप फीफा जो कतर में हुई थी उसमें भी वे कप्तानी की थी, जिसमें उन्हें फाइनल में अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। तो फीफा विश्व कप किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। लोरिस ने फ्रांस के लिए अब तक कुल 145 मैच खेले हैं। बात कर लेते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। अब फीफा विश्व ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल कौन आयोजित करता है? फीफा। बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एसोसिएशन फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका सिद्धांत क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जनवरी 2023 में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब टालोन ग्रिक्सपूर्ने ने जीता। यह किस देश से खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड के टैलोन ग्रिक्सपूर ने पुणे में महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीता है। बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री मार्क रूट, सम्राट कौन है? विलियम अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।